हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं जी द स्टोरी से। कार में जहाँ मीरा नंदिनी को अपना सच बताती है तो उसकी आवाज़ में एक बेचैनी भी थी, लेकिन खुद के लिए गुस्सा भी। और तभी वो कहती है, मैं क्या कर रही हूँ नंदिनी, मैं ऐसी क्यों बनी हुई हूँ? क्या जिम्मेदारियों ने मुझे खुद से इतना पीछा कर दिया? नंदिनी ये सुनकर इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस इतना ही कहती है, मीरा तुम बस फील कर रही हो। तभी मीरा एक हंसी के साथ, लेकिन उस हंसी में एक दर्द भी भरा हुआ था। फील करना कोई लग्जरी नहीं होता, कोई अचीवमेंट नहीं होती, और जब सामने वाले से आप कुछ ना कह पाओ तब ये सबसे बुरा होता है। मीरा की इस बात से कार में साइलेंस आ जाता है। तो वही मीरा जो अब अपने हाथ की हथेलियों को अपने नीज पर कस लेती है, और तभी खुद से ही कहते हुए, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, ना कुछ जताया, बस बिना वजह वो आराम से जुड़ी रही। और एक मैं ये कहते हुए मीरा की आवाज़ थोड़ी भर सी आती है, और एक मैं अपने ही दिमाग में बस कहानियाँ लिखती रही। तो ये नंदिनी जैसे ही सुनती है वो बहुत सॉफ्टली कहती है, मीरा ये तुम्हारी कहानी नहीं है, ये सच है तुम्हारा, और इसे तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे और अनन्या के लिए उतना ही सही होगा। तभी मीरा अपने सिर को नीचे झुकाकर कहती है, सच जो किसी और की लाइफ तोड़ देगा। और फिर बहुत ही थकी हुई आवाज़ में मीरा कहती है, मुझे अब पीछे हटना होगा। नंदिनी जैसे ही सुनती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, सच में? क्या तुम सच में ऐसा करोगी? तुम्हें पता भी है अगर अनन्या जब तुम्हारी इस बात तक पहुंचेगी उसे कितना बुरा लगेगा? तो वही मीरा जो बस अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर कहती है, मुझे आरव के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है और अनन्या के लिए भी बाउंड्रीज रखनी होगी, और शायद खुद के लिए भी। वही नंदिनी स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखते हुए, तुम जितना भी पीछे जाओ तुम अपनी फीलिंग्स को कभी ख़त्म नहीं कर सकती। मीरा ये सुनकर बस अपनी आंखें खोलकर नंदिनी को देखने लगती है, और कुछ ही देर में इनकी कार अब दोबारा चल पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या का घर। अनन्या मोहन की कार से अब बाहर उतरने लगती है, और साथ ही मोहन भी। और जैसे ही दोनों घर के सामने आते हैं तभी मोहन, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाऊँ, पापा से मिलना था और बातें भी करनी थी। अनन्या जैसे ही सुनती है वो उसकी तरफ देखे बिना ही बाहर की तरफ से गेट खोलने लगती है, और फिर खुद अंदर जाते हुए पीछे मुड़कर मोहन से कहती है, आज नहीं मोहन, पापा थके हुए हैं और मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। मोहन जैसे ही सुनता है वो अनन्या के पास थोड़ा पास आता है और फिर कहता है, रोज़ आज नहीं, आज नहीं। क्या आज नहीं अनन्या? कब तक तुम इस बात को टालोगी? अनन्या जैसे ही सुनती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और फिर उससे कहती है, मैं टाल नहीं रही मोहन, बस अभी तैयार नहीं हूँ और मुझे भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले मोहन कुछ कहता कि तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, अनन्या। अनन्या जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, पापा जो ठीक उसके पीछे खड़े थे वो पहले मोहन को देखते हैं और फिर अनन्या को। वो कुछ नहीं कहते, बस देखते रहते हैं, लेकिन उनके इस तरह से देखने में एक सवाल भी था। अनन्या जैसे इस बात को समझती है वो तुरंत ही कहने लगती है, पापा मोहन जा ही रहे हैं। अनन्या ये कहते हुए मोहन की तरफ मुड़कर ऑलमोस्ट उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ कल बात करते हैं। मोहन जैसे ही उसे देखता है वो सीरियल आकर कहता है, ठीक है। लेकिन जाते जाते उसने पूछा, तुम खुश हो क्या? अनन्या इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बस गेट को बंद करके अंदर आने लगती है। तो वहीं अनन्या के पापा की नज़र जो उस पर टिकी रहती है, और फिर
वो अनन्या से कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है अनन्या? अनन्या इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सिर झुकाए अंदर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ वक्त बीत जाने के बाद मीरा का घर, जहाँ रात थोड़ी गहरी हो चुकी थी, तो वहीं आरव, जो अभी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थी, बस छत को बार बार निहार रही थी। और जैसे ही छत को देख लेने के बाद आरव करवट बदलता है, उसकी नज़र सीधा पास रखी चेयर पर बैठी मीरा पर जाती है, जो एक फ़ाइल लेकर शायद उसमें कुछ कर रही थी। आरव जैसे ही मीरा को देखता है, वो पहले तो ये सोचता है कि मैं पूछूं कि या नहीं, लेकिन फिर खुद को तैयार करने के बाद कहता है, अनन्या कब आएगी? मीरा जैसे ही सुनती है, वो सिर उठाकर आरव को देखने लगती है और फिर एक खामोशी के बाद कहती है, आएगी, पर अभी नहीं। वही आरव, जिसकी आवाज़ अब थोड़ी भारी हो चुकी थी, और फिर वो कहता है, कब? मीरा इस बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन फिर आरव के चेहरे को देखते हुए कहने लगती है, जल्दी ही। तभी आरव, कल मैं ऑफिस आऊँ? क्यों? वो मुझे अनन्या से मिलना है। मीरा महसूस कर पा रही थी आरव की उस बात में उसकी बेचैनी। वो जैसे ही आरव की ये बेचैनी को महसूस करती है, वो अपने हाथों से फाइल को थोड़ा कसकर पकड़ लेती है। वो जानती थी यह सवाल किसी जिद से नहीं, बल्कि अनन्या के एहसास से आया था। तो वही आरव, जो अब एक राहत की सांस लेता है और धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद करने लगता है, और कुछ देर बाद ही आरव गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन मीरा बस वहीं बैठी रहती है और बस अनन्या और अपने बीच हुए सारे मोमेंट्स, उसकी सारी बातों को याद करने लगती है। मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि अनन्या का ना होना सिर्फ आरव को ही नहीं, बल्कि उसे भी अब रातों में जगा रहा था। दोनों घरों में अब एक ही सवाल, लेकिन अलग अलग रूप में हवा में बस लहर रहा था। देखना तो बस इतना है कि कोई कब तक खुद की फीलिंग्स को टालता रहेगा। तो वही नेक्स्ट डे, आज का दिन सीधा कॉन्फ्रेंस टेबल से शुरू होता है, जहाँ सारी फाइलें टेबल के बीचों बीच सलीके से रखी हुई थी और हर फाइल पर सिर्फ एक ही लेबल लगा हुआ था, प्रपोज्ड कोलैबोरेशन। तो वही मीरा, जो पहले से ही उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर थी, आज मीरा ने वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र वियर किया हुआ था, लेकिन चेहरे पर वही कंट्रोल्ड काम, लेकिन आंखों में एक अलग ही अलर्टनेस थी। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, नंदिनी, जो बाहर से अंदर आने लगी थी, नंदिनी के एक हाथ में टैबलेट तो दूसरे हाथ में एक फ़ाइल थी, और वो मीरा के पास आकर बस इतना ही कहती है, क्लाइंट आ चुके हैं। मीरा भी ये सुनकर बस अपना सिर हिला देती है और फिर उससे पूछती है, टीम रेडी? तभी नंदिनी, यस। और उसी मोमेंट पर कल्पना, जतीन, अनन्या, जो एक एक करके अंदर आने लगे थे। मीरा जैसे ही अनन्या को अंदर आते हुए देखती है, वो बस अनन्या को नज़र भर कर देखने लगती है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए अपनी नज़रों को फाइल पर टिका देती है। और कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट भी आ चुके थे, और करीब इस आधे घंटे की मीटिंग के बाद बिल्कुल लास्ट में सारे क्लाइंट्स एक एक करके मीरा से हैंडशेक करने लगते हैं, और कुछ ही सेकंड में क्लाइंट्स के जाते ही रूम में एक हल्की सी एनर्जी फैल जाती है। तो वही कल्पना भी एक हल्की राहत की सांस लेते हुए बस इतना ही कहती है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। जतीन जैसे ही सुनता है, वो बस हंसने लगता है और फिर कहता है, फाइनली टीम का कॉम्बो काम कर गया। और तभी कल्पना, थैंक यू सो मच, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना वर्क करेगा। तो वही ठीक उन्हीं के पीछे अनन्या,
जो एक एक करके फाइल समेट रही थी और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मीरा जैसे ही सुनती है वो बस अनन्या को बहुत ध्यान से देखने लगती है और करीब 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद सभी लोग मीटिंग रूम से निकलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं मीरा के लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये पहला मौका था जहां उसने अपने दिल की उथल पुथल के बावजूद उस टीम के साथ खड़ा रहना चुना जिसका हिस्सा अनन्या भी थी, और शायद वो हिस्सा अब उसकी कमज़ोरी बन चुका था। अनन्या जो अब अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी और अपने लैपटॉप के चारों तरफ उसने फाइल फैलाई रखी थी और साथ ही एक ईयरफोन को अपने कान में लगाया हुआ था, तो दूसरे को हटाकर बैठी हुई थी जिससे वो बाकी लोगों की बातें सुन सके। शायद अनन्या अभी कुछ नोट्स बना रही थी, लेकिन फिर वो अचानक अपने पेन को रोक देती है और स्क्रीन को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा जो अभी फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी कॉल ख़त्म होती है वो अपने एक हाथ को कीबोर्ड से हटाकर टेबल पर रख देती है और फिर एक बहुत गहरी सांस लेती है और फिर खुद से ही, प्रोफेशनल रहो मीरा, पर्सनल लाइफ को काम के बीच मत आने देना, और यह कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या को जैसे ही अपने आसपास हलचल महसूस होती है वो तुरंत अपने हेडफोन को निकाल देती है और फिर सामने खड़े इंसान को देखकर अपनी चेयर को पीछे करके वहाँ से खड़ी हो जाती है। तभी मीरा, अनन्या, यस मीरा। तो वही मीरा जो भी अनन्या की तरफ देख रही थी और फिर बस कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर नज़र डालने लगती है और फिर कहती है, तुमने क्लाइंट कोऑर्डिनेशन का मेल भेज दिया। तभी अनन्या बहुत ही शांति से ड्राफ्ट रहती है, मैं बस टाइमलाइन वाले कॉज पे फाइनल कंफर्मेशन चाह रही थी। मीरा यह सुनकर बस अपना सिर हिलाती है और फिर कहती है, सेंड इट। और वो बस इतना ही कहती है लेकिन फिर रुक जाती है। तो वहीं अनन्या जो भी मीरा की तरफ देख रही थी और फिर क्वेश्चन मार्क वाले में कहती है, और तो वहीं मीरा तुरंत अपने सेंटेंस को बदलते हुए, डेली साइनेस के लिए कैलेंडर इनवाइट भेज देना। तो वहीं अनन्या एक राहत की सांस लेते हुए कहती है, जी। तो वहीं मीरा जो अब मुड़ने लगी थी, लेकिन तभी उसके मुंह से बिना सोचे ही एकदम से निकल जाता है, लंच स्किप मत करना। अनन्या जैसे ही सुनती है वो बस मीरा को बहुत घूरते हुए देखने लगती है। तो वही मीरा, सॉरी, उसे यह कहते हुए खुद पर ही गुस्सा आने लगा था और फिर थोड़ा सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए वो एक बार फिर से कहती है, काम ज़्यादा हो गया था तो मुझे लगा तुमने लंच किया नहीं होगा, मैंने बस इसलिए कहा, और वैसे भी तुम्हें एनर्जी भी चाहिए होगी। अनन्या मीरा की आवाज़ सुनकर बस अपना सिर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक सवाल चमक गया था जो शायद उसने मीरा से पूछा नहीं, या ये कही कि अभी उसकी हिम्मत नहीं है, और फिर वो बस इतना ही कहती है, ठीक है। तो वहीं मीरा भी जो वहाँ से निकलकर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए, ये मैंने क्या किया, मुझे तो डिस्टेंस रखना था उससे, ये मैं क्या कर देती हूँ। यहाँ पर मीरा की हार्ट बीट बहुत तेज़ धड़कने लगती है और वो फिर अपने दिल पर हाथ रखकर वहाँ पर रब करने लगती है और फिर खुद से ही कहती है, मीरा, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे उससे दूर रहना है। वो ये खुद से कह तो रही थी, लेकिन उसका दिल इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ जतिन जो अभी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग शायद कहीं और था। जतिन ने नोटिस किया कि मीरा की आंखें बार बार अनन्या को ढूंढ रही थी। जतिन ने नोटिस करते हुए ये देखा कि मीरा कैसे बाकियों को इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन जब जब बात अनन्या की आती है वो उससे बात करते वक्त अपनी बात को थोड़ा सॉफ्ट कर लेती है। अनन्या से बात करते वक्त
उसका वॉइस टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है। जहाँ वो बाकियों से इतनी रूडली बात करती है, तो वहीं जब अनन्या की बात आती है वहाँ पर थोड़ा नर्वस हो जाती है। तो वहीं पास की टेबल पर ही कल्पना जो बैठी हुई अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स एडजस्ट कर रही थी, और वो उन्हें एडजस्ट करते हुए कहती है स्पेसिंग थोड़ी टाइट लग रही है। तो वहीं नंदिनी जो पास की टेबल पर ही खड़ी हुई थी और वो कल्पना की तरफ टर्न होते हुए कहती है क्लाइंट्स की सिक्योरिटी नॉर्म्स के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल है। तभी कल्पना एक्सेप्टेबल और कंफर्टेबल दो अलग चीज़ें होती है नंदिनी। कल्पना जैसे ही ये कहती है, नंदिनी अपनी आईब्रो ऊपर करके उसको देखने लगती है और फिर उससे कहती है कंफर्ट के चक्कर में कंट्रोल लूज़ हो जाता है। तुम्हें भी इस बात की समझ नहीं है। कल्पना जैसे ही सुनती है वो एक हल्की हंसी के साथ कहती है तुम हमेशा वर्स्ट केस क्यों एज्यूम करती हो, कुछ अच्छा ट्राई करो। नंदिनी इस बात से थोड़ा चिढ़ जाती है और वो फिर थोड़ा फ्लैट टोन में कहती है क्योंकि वर्स्ट केस ही मुझे मीरा के लिए अलर्ट रखता है। नंदिनी की इस बात से कुछ पल के लिए वहाँ पर साइलेंस छा जाता है। तो वहीं कल्पना जो अपनी फाइल को थोड़े गुस्से से बंद करने लगती है और फिर वो कहती है और मुझे लगता है कभी कभी रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है। नंदिनी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बस आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार थोड़ी धीमी जब हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि अभी उसने क्या किया। तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या जो मीरा के कैबिन में जाती है और वो मीरा के पास जाकर बस इतना ही कहती है मैंने मेल सेंड कर दिया है। मीरा जैसे ही सुनती है वो अपना सिर उठाकर अनन्या को देखने लगती है और फिर उससे कहती है गुड। लेकिन वो इससे पहले कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर रुक जाती है और फिर बात को घुमाते हुए अनन्या से कहती है कल्पना के इनपुट्स भी इंक्लूड किए। तो वहीं अनन्या फाइल को ओपन करके दिखाते हुए हाँ, और जतिन के नंबर्स भी ऐड कर दिए। मीरा जो फाइल को बहुत ध्यान से देखने लगी थी और फिर वो कहती है गुड, काफ़ी अच्छा है, आई एम इम्प्रेस्ड। मीरा की इस बात से दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। यह वह खामोशी थी जो शायद प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी अनन्या बहुत धीरे से सब ठीक है मीरा। पता नहीं क्यों अनन्या ने मीरा से ऐसा क्यों पूछा। तभी मीरा खुद को थोड़ा अलर्ट करते हुए यस ऑफ कोर्स, और वो ये कहते हुए थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है। अनन्या ने नोटिस तो कर लिया था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, बस अपना सिर हिलाते हुए बाहर चली जाती है। तो वहीं मीरा जब कैबिन में बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी, उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और फिर वो अपनी टेबल पर रखे हुए वाटर ग्लास में से पानी पीते हुए खुद से ही सवाल करने लगती है मैं किस बात से डर रही हूँ, प्रोजेक्ट से, लोगों से, खुद से या उससे। और वो ये कहते हुए अनन्या को देखने लगती है जो अभी फ़ोन पर क्लाइंट से बात कर रही थी। अनन्या इस वक्त बिल्कुल शांत, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, वो सब कुछ था जो एक लड़की में होता है। तो वही मीरा एक बार खुद से ही वो तो ठीक है, बस मैं ही उसकी प्रॉब्लम हूँ। और मीरा का यही एहसास उसके दिल को और भारी कर देता है, इतना भारी कि शायद वो इन्हीं फीलिंग्स के साथ दब जाए। तो वहीं घड़ी की सुई अब सीधे 4 पर आकर रुक जाती है और शायद तब जाकर मीरा के ऑफिस ने एक थोड़ी राहत की सांस ली। सुबह से लगातार इतने कॉल्स, मीटिंग, अप्रूवल सब ने मिलकर भूख को थोड़ा और पीछे धकेल दिया था, जिस वजह से इन सबको लंच करने में थोड़ा लेट हो जाता है। और आज सबका लंच एक साथ कॉन्फ्रेंस टेबल के एक सिरे पर 1 बाय 1 लंच ट्रे रख दी जाती है। तो वहीं मीरा जो अनन्या अब ठीक आमने सामने बैठी हुई थी। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं थी, बस खाना और एक अजीब सी फैमिलियरिटी। सबके सामने अपना अपना लंच रखा हुआ था। तो वही मीरा, उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था और वो बस अपनी फीलिंग से लड़ते हुए अपनी प्लेट से
एक वेजिटेबल का बाइट लेकर अनन्या की प्लेट में उठकर रख देती है। अनन्या इस बात से कुछ नहीं कहती, बस उसको घूर घूर के देखने लगती है और बस एक स्माइल पास कर देती है। और वो भी सेम मीरा के जैसा ही करती है, अपनी प्लेट से सैलेड उठाकर मीरा की प्लेट्स के किनारे रख देती है और फिर मीरा से बहुत ही कैजुअली कहती है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया तो थोड़ा हेल्दी कुछ खा लो। तभी मीरा अपने आईब्रोज को रेस करते हुए, तुम नोटिस करती हो मुझे? अनन्या ये सुनकर बस अपने शोल्डर उचका लेती है और फिर एक हंसी के साथ कहती है, ऑफिस का काम है कोऑर्डिनेशन करना और साथ ही नज़र भी रखना। मीरा इस बात से कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप अपना खाना खाना कंटिन्यू करती है। मीरा के फेस पर अब कोई टेंशन नहीं थी, जो शायद सुबह थी। और उसी वक्त नंदिनी का कॉल वाइब्रेट करने लगता है। नंदिनी जैसे ही फ़ोन देखती है, स्क्रीन पर ड्राइवर का नाम शो हो रहा था और वो सीधे उठकर बाहर की तरफ चली जाती है और कॉल को पिक करते हुए बस इतना ही कहती है, हाँ। तभी दूसरी तरफ से ड्राइवर, मैडम आरव को लेने का टाइम हो गया है, क्या मैं उसे घर ले जाऊँ? नंदिनी एक सेकंड के लिए तो सोचने लगती है और फिर बस इतना ही कहती है, नहीं ऑफिस ले आना। और वो इतना कहते हुए कॉल को काटकर टेबल की तरफ वापस आ जाती है और जैसे ही वो आती है, वो सीधा मीरा को घूर घूर कर देखने लगती है अपनी अजीब सी निगाहों से। तो वहीं दूसरी तरफ जतिन, जो अपनी प्लेट्स को लेकर कल्पना के पास आकर बैठ जाता है और थोड़ा कल्पना की तरफ झुकते हुए लो वॉइस में कहता है, कल्पना एक बात पूछूं? तभी कल्पना उसकी तरफ देखते हुए, अगर काम की बात हो तो ही पूछना, वरना इस वक्त मेरा दिमाग खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जतिन थोड़ा हंसते हुए, अरे चिल ना, काम से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की है। कल्पना जैसे ये बात सुनती है, वो अपने आईब्रोज को उठाते हुए कहती है, ऑब्जर्वेशन किसकी? बोलो क्या ऑब्जर्व किया है तुमने? तभी जतिन कल्पना के थोड़ा और करीब आते हुए, तुम्हें नहीं लगता अनन्या और मीरा के बीच कुछ तो अलग है? तो वहीं कल्पना, जो अपने हाथ में लिए फोक को प्लेट में ही रोक देती है और वो बस जतिन को घूरते हुए देखने लगती है और थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, जतिन तुम्हारा काम है प्रोजेक्ट नंबर पर ध्यान देना। तो वहीं जतिन थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, अब मैं जज नहीं कर रहा, बस समझ नहीं पा रहा कि क्या चल रहा है। तभी कल्पना बहुत ही शांति से कहती है, कुछ चीज़ें गॉसिप नहीं होती, वो अपने टाइम पे खुद ही दिख जाती हैं जतिन, और तुम बस यहाँ अपना वक्त ख़राब कर रहे हो, किसी को बेवजह तुम ऐसा नहीं कह सकते। तभी जतिन बहुत ही धीरे से, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी कल्पना थोड़ा मुस्कुराते हुए, मतलब तुम अपना लंच ख़त्म करो और बस अपने काम पे ध्यान दो। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा नोटिस करती है कि अनन्या ने उसकी प्लेट से रोटी का एक हिस्सा उठाया और वो फिर कहती है, तुम मेरी प्लेट से ले रही हो? अनन्या जैसे ही सुनती है, वो बिना किसी झिझक के कह पड़ती है, हाँ क्योंकि तुम आधी छोड़ देती हो। मीरा इस बात का जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन वो फिर रुक जाती है। तो वहीं अनन्या, इसलिए मैं इसे अपनी प्लेट में डाल लेती हूँ। अनन्या की इस बात से दोनों के फेस पे स्मेल आ जाती है। अगर इन दोनों पर किसी और की नज़र पड़े तो यह सिर्फ एक लंच शेयरिंग था, लेकिन अपने अंदर तो ये दोनों जानती थी कि यह दोनों के लिए क्या था।